हाँ, तो आज अपना ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और बहुत ही जल्दी से अपन इसको कंप्लीट कर लिया 3 ही वीडियो के अंदर, बताओ 5 नंबर पूरे। ठीक है, तो अपन इसके कुछ डीमेरिट्स पढ़ रहे थे लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। उसमें नेक्स्ट छठा पॉइंट है कि अनअकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। क्या पढ़ रहे हैं अपन? लोकतंत्र के अवगुण या दोष। और ये बात बिल्कुल सही है। अनअकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि सरकार है ना, इस लोकतंत्र में अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। जैसे बताओ, कोई भी नेता ये कह देगा क्या, जैसे कोई गलत काम हो गया, कोई जैसे इसने कहा वो कुछ अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र विशेष के लिए गलत काम हो गया, तो कोई भी नेता ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती है, मतलब वो जवाब नहीं देता। कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि ये बात, अरे यार ये मैं हमसे गलती होगी, नहीं। नो पार्टी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ध्यान रखना, इस लोगों की वजह से एडजस्ट किया, तो आप यहाँ से नो पार्टी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर्स इन डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। ये भी एक माइनस फैक्टर है। फिर है वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम। हाँ, ये बात है, यानी कि सार्वजनिक धन में समय का अपव्यय होता है बहुत ज़्यादा। कैसे कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, कोई भी सिस्टम, पहले शासन बनेगा, शासन की कुछ विधियां हैं, सिस्टम कानून है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसके अलावा टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसके अलावा नेता इलेक्शन में आपको पता है कितना पैसा लुटाते हैं, चाहे वो गाड़ियों से घुमाना, जगह जगह, वो समझ रहे होंगे आप, सबको नॉर्मल इस चीज़ का प्रैक्टिकल है। तो बहुत ज़्यादा खर्चीला काम है। सीधी सी बात है, जनता का ही पैसा होगा भाई। जो भी राजनेता इलेक्शन लड़ता है, उसके जितने भी पैसे खर्च हुए ना, ये तो फिक्स है कि वो वापस कवर तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये सारा पैसा जनता का, ये वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी और टाइम, इसमें जनता का ही टाइम वेस्ट होता है, जनता की पैसा खर्च होता है। यानी कि वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड द क्रिएशन ऑफ लॉज, excessive amount of money is spent and a lot of time is also wasted in the democracy। पूरा सिस्टम बनने में, लॉज कानून बनने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, लंबी प्रोसेस है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन खर्च होता है और समय की भी बर्बादी होती है। हाँ, अच्छी बातें भी है, लेकिन जब इंसान की गलतियाँ निकालने लग जाओगे ना, अब तो गलतियाँ मिलने लग जाएगी ऐसे। ठीक है, वही वाली बात है, डेमोक्रेसी में भी गलतियाँ, जब बात गलतियों की आई गई तो फिर निकालना शुरू कर दिया। एक्चुअल में वैसे डेमोक्रेसी अच्छी बात है, ज़्यादा छोटी मोटी ये तो है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। डेमोक्रेसी के बिना पहले वाला शासन जो राजतंत्र चलता था, वो तो बहुत ही गलत था। इसलिए प्रजातंत्र सही रहता है, राजतंत्र सही नहीं रहता। ठीक है, अगला है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो गलतियाँ निकालनी तो है ना, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। उदासीन मतदाता, ये तो आपने भी सुना होगा। डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, मुश्किल से 50% 60% वोटिंग होती है। इसका मतलब आधी पॉपुलेशन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है वोट करने में, उनको पसंद ही नहीं है सब, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो ये भी एक बड़ा झंझट है कि अगर आपको, क्योंकि जो गलती निकालने वाले होंगे ना, आलोचक जो होंगे, वो ये कहेंगे, क्रिटिक्स जो होंगे वो ये कहेंगे कि अगर डेमोक्रेसी अच्छी है, लोकतंत्र अगर अच्छा है, तो फिर वोटर कम क्यों, 50 to 60% ही वोटर क्यों है? रीज़न क्या है? इसका मतलब इसमें कुछ खामियां हैं। तो लोग वोटर्स डिसइंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्ट नहीं उनको। डेमोक्रेसी इज कॉल्ड द रूल ऑफ पब्लिक। पता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, बट द वोटर्स डू नॉट शो इनफ इंटरेस्ट इन द इलेक्शंस। ओनली 50 to 60% वोटर्स एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज। समझ पा रहे हो? यानी कि लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदाता सिर्फ पर्याप्त रुचि लेते ही नहीं है। मतदान में 50 से 60% के बीच ही, प्रतिशत के बीच ही मतदाता भाग लेते हैं। समझ पा रहे हो? इसका मतलब डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं है, भी किसी कमी है। अगला, हालांकि मैं तो ये कहता हूँ वोट सबको देना चाहिए, चाहे जो पसंद नापसंद की बात अलग, जिसको देना दो, लेकिन वोट जरूर करो। ठीक है ना, आजकल तो ऑप्शन एक नोटा का भी है, समझ रहे हो, तो वोट तो देना चाहिए। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। हाँ, ये बात है कि युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन थोड़ा कमजोर सिद्ध हुआ है। क्यों हुआ बताता हूँ कि इसमें क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है। बताता हूँ कि वीक गवर्नेंस इन व्यू ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इन वॉर एंड अदर टाइप ऑफ क्राइसिस द डेमोक्रेटिक रूल हैज़ प्रूव्ड वीक बिकॉज द पावर इज डिसेंट्रलाइज इन इट। यानी कि होता क्या है, आपको पता है हमारे देश में राज्यों के पास अलग पावर है, सेंटर पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, मतलब अलग अलग पावर हमने विकेंद्रीकृत कर रखा है, पावर का बंटवारा कर रखा है। तो जब अपन कोई अपने ऊपर अटैक कर रहा है,
या कोई युद्ध कर रहा है तो अपन को क्या करना होता है कि कुछ खुफिया ऐसी सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि लड़ाई की तैयारी हमेशा खुफिया होती है, छुप के होती है, पहले से प्रिपरेशन की जाती है। लेकिन ये बड़े लंबी प्रोसेस है। हो सकता है कभी कभी आपस में गवर्नमेंट के बीच में भी सहमति नहीं बनती, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह गवर्नमेंट के अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमेशा विवाद रहते ही हैं। हो सकता है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अलग है, सेंटर में गवर्नमेंट अलग है, राजस्थान में भी कांग्रेस है, सेंटर में बीजेपी है, मेरी बात समझ पा रहे हो, उतना तालमेल नहीं बैठता। जबकि लड़ाई के टाइम पर तालमेल बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा देश एक होना चाहिए। तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आती है कि गवर्नेंस थोड़ा वीक हो जाता है उस टाइम। ये भी एक लोकतंत्र की खामी है, समझ गए? ओके, अगला है, इसने कहा कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है, जबकि अपन ने क्या कहा था कि लोकतंत्र शांति का समर्थक है। कैसे नहीं, बताता हूँ। डेमोक्रेसी नॉट ए सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। देखो, एक्चुअली जो क्रिटिक्स जो लोग हैं, यानी कि जो आलोचक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र उन्हीं देशों में है जो पूंजीपति लोग हैं, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, उनमें ज़्यादा लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। और जहाँ पैसा है, जहाँ पूंजीवादी हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ पक्की होती है। तो जब लड़ाइयाँ वॉर क्यों होती है? क्योंकि आपस में कंपटीशन होता है, पैसे के लिए कंपटीशन होता है, होड़ होती है। और पैसे के लिए होड़ होना, कंपटीशन होना, इस वजह से लड़ाइयाँ होती है, लड़ाई को बुलावा मिलता है। और युद्ध होंगे, वार होंगे, तो फिर एक बात बताओ कि वो फिर शांति का प्रतीक कहाँ हुआ? समझ गए? यानी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं, और पूंजीवाद हमेशा युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। समझ गए आप? यानी क्रिटिक्स हैव द ओपिनियन दैट द डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर कैपिटलिस्ट स्टेट्स, और कैपिटलिज्म गिव बर्थ टू वॉर एंड इम्पेरियलिज्म, यानी एम्पायर को फैलाना। तो ये सब इनको जन्म देता है। तो फिर ये बताओ कि ये इसका शांति का, पीस का समर्थक कहाँ से हुआ? तो ये 10 अपन ने आलोचना करी है, 8-10 आपको इनकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है ना? तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। एग्जाम ऐसा भी हो सकता है कि लोकतंत्र के 4 डीमेरिट्स लिखो, ऐसा भी आ सकता है 5 लिखो, या फिर 4 गुण लिखो, 4 दोष लिखो, 4 मेरिट लिखो, 4 डीमेरिट लिखो, ऐसा भी आ सकता है। तो लेकिन अपन को थोड़ा लंबे क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो छोटे वाले तो वैसे ही आ जाएंगे। 7-8 के इसमें पॉइंट आपको मैं पक्का 8 तो करना ही करना है, 8 मेरिट के, 8 डीमेरिट के, नहीं गुण और दोष के, ठीक है? चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन बनता है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? यानी कि लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक परिस्थितियाँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि किसी भी देश में लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाना है, तो क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए, आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी है? पहला कि अच्छा देखो, अब मैं कोई भी आंसर के अंदर एक लाइन नहीं लिखता कि कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी आर फॉलोइंग। समझ पा रहे हो? एसेंशियल कंडीशंस आर फॉलोइंग मतलब कि लोकतंत्र की सफलता आवश्यक परिस्थिति निम्नलिखित हैं। वो तो आपको सब में लिखना होता है एक लाइन, तो ठीक है ना? निम्नलिखित हैं, फॉलोइंग आर, समझ गए? क्योंकि वो फिर टाइम क्या वेस्ट करना है। वैसे भी एग्जाम से पहले मैं आपको थोड़ा लिखने का तरीका बता दूंगा, एग्जाम जब नज़दीक आएंगे अप्रैल के समथिंग, कैसे लिखना है वो बता दूंगा। लेकिन फिर भी अभी तैयारी आप रखो। पहला है शांति तथा व्यवस्था, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लोकतंत्र को बचा के रखना है तो पीस एंड ऑर्डर ज़रूरी है, ठीक है? तो इस पे अपना कंट्रोल होना ही चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, बिल्कुल इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी। तीसरा, आर्थिक समानता की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सभी गरीब अमीर इकट्ठे रहने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, उनके बीच में खाई चौड़ी नहीं होनी चाहिए। बताता हूँ सब बातें। पहली है शांति तथा व्यवस्था। देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का कोई डर नहीं हो। अतः लोकतंत्र में शांति की व्यवस्था आवश्यक है। जैसे बताऊं, अगर राज्य आपस में लड़ेंगे, स्टेट, सपोज राजस्थान गुजरात के बीच में कोई विवाद हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फिर अपन बाहर के देश से कैसे लड़ेंगे? मतलब वो तो हमारे बीच में भी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हम बाकी अदर कंट्री के सामना करेंगे। हमारी आंतरिक इंटरनली सिक्योरिटी सही नहीं है। यानी कि फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी द होम कंडीशंस आर एसेंशियल टू बी नॉर्मल एंड देयर शुड बी नो फियर ऑफ वॉर और एनी एक्सटर्नल इन्वेशन। देयरफॉर पीस एंड अंडर नहीं है भाई, ऑर्डर करना है इसको, पीस एंड ऑर्डर, ठीक है? शांति व्यवस्था इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था ज़रूरी है। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी।
गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। खाई का मतलब बीच में इतना भेद नहीं होना चाहिए, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए, उनमें सुधार होते रहना चाहिए। गरीब की थोड़ी प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए और अमीर तो खैर वो तो है ही है। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कहते हैं अगर अपनी हमारी जो राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी अगर मजबूत है तो हम किसी भी देश से लड़ सकते हैं और हमारे देश का भी डेवलपमेंट या विकास अच्छे से होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ नेशनल इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी सक्सेस कहाँ से होगी? जब तक आपके पास, यहाँ के पास, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, तो ये होना ज़रूरी है। यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। फिर आर्थिक समानता की स्थापना, गरीब और अमीर के बीच में चौड़ी खाई नहीं हो, ये तभी संभव हो जो, अच्छा ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमी यूनिफॉर्मली, दोनों वैसे एक दूसरे से मैच खाए हुए लेकिन ठीक है। इंस्टेंट लेस और नो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, देर इज ओनली पॉसिबल व्हेन देर इज ए लार्ज सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास प्रेजेंट इन द कंट्री। हाँ, गरीब अमीर के बीच में खाई कैसे कम होगी? खाई का मतलब बीच में गैप कैसे कम होगा बताओ? जब हमारे कंट्री के अंदर मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा होंगे। अगर अमीर लोग ज़्यादा होंगे ना तो गरीब कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि अमीरों को पता ही नहीं चलता गरीब कोई होता है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली अगर होगी तो वो कंट्रोल कर लेगी। मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं ना, वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचा करते हैं। तो मध्यम मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास की फैमिली होना ज़रूरी है अगर किसी भी देश में गरीब अमीर के बीच में खाई को कम करना है, गैप को कम करना है। ठीक है, यानी कि जब देश में बड़ी मात्रा में क्या हो, मध्यम वर्ग मौजूद। तो ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अभी इसमें टोटल 15-16 पॉइंट है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ओके। ऐसे नेक्स्ट 4th पॉइंट देखो, एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की स्थापना। ठीक है, इसकी होना भी ज़रूरी है अगर आपको लोकतंत्र को सक्सेस करना है। यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स द पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, कलर, सेक्स एक्सेट्रा। देखो कितना ईजी है। मतलब अगर आपने फर्स्ट वीडियो को लर्न कर लिया तो सेकंड उससे रिलेटेड है, थर्ड भी उससे रिलेटेड है। मतलब ये पॉइंट अपन पहले ही पढ़ चुके कि लोकतंत्र की खास बात है कि कोई भेदभाव नहीं करता। अब आवश्यक में भी नहीं करना चाहिए, शुड भी लग जाएगा। मतलब कितना ईजी है ये पूरा चैप्टर, बड़ा ईजी आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए तीनों वीडियो को एक ही साथ लर्न कर लो, बोलिए एक दिन में हो जाएगा, चैप्टर ईजी है। फिर नेक्स्ट है शिक्षित व जागरूक जनता, एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल। बिल्कुल सही है। अगर जब तक अपन लोग वोटर या फिर जो भी बंदा होगा जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करता है, वो जब तक एजुकेटेड नहीं है ना, तब तक डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं है। क्योंकि उसका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, वरना वो डेमोक्रेसी के सिस्टम को पढ़ ही नहीं पाएगा। एक बात बताओ, गांव के लोग जो अनपढ़ है, जो क्योंकि बेसिकली शहरों में तो ज़्यादा अनपढ़पना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग अनपढ़ हैं पहले के, अभी तो और भी काफ़ी प्रोग्रेस में है, लेकिन अगर कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा कम है, तो वो बताओ क्या जानेगा डेमोक्रेसी में? वो नहीं जान पाएगा कि मेरे पास क्या क्या मतलब राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, क्या डेमोक्रेसी होती है, कितना सिस्टम, मतलब उतना नहीं जान पाता जितना एजुकेटेड लोग उसमें जानते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ओनली एजुकेटेड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, लोकतंत्र सामने क्या क्या चुनौतियाँ, ये पढ़ा लिखा इंसान ही जान सकता है। ठीक है, तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है। नेक्स्ट है जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधन जैसे प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। देखो प्रेस का मतलब होता है मीडिया। ठीक है, मीडिया हो गया, लिटरेचर, लेखक, रेडियो, इन सब पे, सिनेमा, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल कर लेगी तो न्यूज़ चैनल में क्या कहेंगे कि ये सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत, अपन को पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं कर रही। मतलब इनके ऊपर गवर्नमेंट का पावर नहीं होना चाहिए, और वाकई नहीं भी होता। हाँ, कुछ चैनलों को छोड़ के काफ़ी सारे चैनल अच्छे भी हैं जो बिल्कुल सही न्यूज़ देते हैं। कुछ चैनल गवर्नमेंट के पक्ष में होते हैं, 1-2 चैनल ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के विपक्ष में भी होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं। तो होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट का कंट्रोल प्रेस पे, लिटरेचर पे, रेडियो पे, सिनेमा पे, टेलीविज़न, इन सब पे नहीं होना चाहिए अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाना है तो। समझ गए? यानी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ फ्रीडम लाइक
प्रेस, लिटरेचर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन एक्सेट्रा शुड बी नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र अच्छा होता है वहाँ लोकतंत्र की सफलता बहुत उम्मीद होती है। बहुत उम्मीद मतलब लोकतंत्र सफलता की बहुत उम्मीद होती है। अगर अपना कैरेक्टर सही है, अपन देश के प्रति सोच रखते हैं, भाई खूब लोग ऐसे देखे होंगे आपने जो गवर्नमेंट चीज़ों का उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये फ्री का है। जैसा खुद की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वैसा गवर्नमेंट सोर्स का भी करना चाहिए। जैसे अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जैसे यहाँ ओपन जिम गवर्नमेंट दे देता है आजकल, खूब सारी जगह, यहाँ जयपुर में सेंट्रल पार्क में ओपन जिम है, बहुत जगह है, बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग गंदगी फैला देते हैं, गवर्नमेंट चीज़ों को तोड़ते हैं जो, क्योंकि उनको पता है कौन देख रहा है। मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नैतिक कैरेक्टर, थोड़ी सोच अच्छी होनी चाहिए। जहाँ चाहे कचरा फेंक दिया, थूक दिया, ये सब क्या होते हैं? अपन देश को मतलब समझ नहीं रहे कुछ। ठीक है। तो हमें कैरेक्टर सही होना चाहिए। तो देयर इज अ ग्रेट होप फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी व्हेन द सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर इन अ सोसाइटी इज हायर। ठीक है। सोच बड़ी होनी चाहिए। 8वां, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। 2 पॉइंट है इसमें। एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, और एक है लोकल क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नर, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। तो इन दो के अंदर क्या होता है, इन दोनों की शक्ति जो है, इनके बीच में देखो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर जनता के विभिन्न वर्ग शासन कार्यों में भाग लेते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन होने से फ़ायदा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन अपन ने वहाँ पर पढ़ा था कि जब इसकी बुराई करी थी तब अपन ने यह पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन से अपन लड़ाई वगैरह के अंदर जल्दी से फैसला या फिर नहीं ले पाते। हाँ सही है, वहाँ पर थोड़ा सा इसका असर पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा असर पड़ता है। अपन चाहें, क्योंकि हर राज्य चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, हमेशा देश के बारे में पहले सोचता है। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन का होना अच्छी बात है। जैसे अगर मोदी सरकार, मोदी अकेले इंसान जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनका पूरे देश में सब जगह एक ही वोट डलता और नीचे मुख्यमंत्री, नीचे मंत्री नहीं होते, तो उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता। क्योंकि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सपोज, तो प्राइम मिनिस्टर हर जगह नहीं पहुंच पाता। क्या प्राइम मिनिस्टर हर भारत के शहर में पहुंच जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का होना तो ज़रूरी है ताकि हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सके। देखो नीचे से स्टार्ट करो, आप गाँव से स्टार्ट करो, वार्ड पंच, सरपंच, ठीक है, उसके बाद में आप बात करो पंचायत समिति सदस्य, उसके बाद में जिला परिषद, उसके बाद में जिला प्रमुख, उसके बाद में आप आ जाओ प्रधान के ऊपर एमएलए के ऊपर एमपी के ऊपर फिर एमएलए सब मिल के मुख्यमंत्री। तो मतलब ये जो प्रोसीजर है, शहरों में पार्षद, मेयर, है ना, ये सब होना क्या, इसमें छोटे छोटे लेवल पर अपन पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उससे क्या एक अच्छा सिस्टम होता है। ठीक है। तो जनता के विभिन्न वर्ग शासन भाग लेते हैं, अच्छी बात है, ताकि लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। फिर आती है स्थानीय स्वशासन, इसकी बात। तो स्थानीय स्वशासन से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है। स्थानीय में लोकल, अपने लेवल पर, जैसे पार्षद है वो अपनी कॉलोनी का होता है, गांव में वार्ड पंच, सरपंच अपने गांव के होते हैं, ऐसा। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पब्लिक टेक पार्ट इन द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज गुड फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन ए डेमोक्रेसी। एक अच्छी फॉर्म है ताकि हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। फिर है नागरिक स्वतंत्रताएं, बिल्कुल सिविल लाइबर्टीज़ मतलब कौन कौन सी आज़ादी हमें है कि नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की तथा शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और है, अभी जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी सभा कर सकते हो, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप बिल्कुल विचार प्रकट करिए एक मंच पे। तो ये सब बातें हमें होनी चाहिए लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो, समझ गए। यानी कि द सिटीजन्स शुड हैव द फ्रीडम टू होल्ड एनी ऑर्गेनाइजेशन, टू मैनिफेस्टो आइडियाज एंड टू हैव पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक आंदोलन। फिर है हमारा संविधान, आपको पता है लिखित है, तो लिखित संविधान तो है तथा लोकतांत्रिक परंपराएं तो है, लेकिन एक ध्यान रखना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो अच्छी बात है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि हर बंदा उसको समझ सके। वरना ऐसे शब्द होते हैं, थोड़े मुश्किल वर्ड होते हैं कि उनका बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं,
तो फिर अगर ज़्यादा मीनिंग निकलेंगे तो लोग कहेंगे इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है। तो उस शब्दों को लेके, उस भाषा या लैंग्वेज को लेके विवाद या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। इतनी ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए हर किसी को समझ में आए, ठीक है। यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर सो दैट नो डिस्प्यूट एंड अकर्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, अब 2 वर्ड है इसमें, ये तो हो गया रिटर्न के बारे में। फिर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस रेफर टू दोज ऑन विच एन ऑल पार्टी कंसिस्टेंस इज रीच्ड। यानी कि हर किसी पार्टी की सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मतलब लोकतांत्रिक परंपराएं क्या होती है, जब सभी पार्टियां, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, उन सब की सहमति, हाँ भाई ये काम तो होना ही चाहिए, ये चीज़। यानी कि बताता हूँ अभी एग्जांपल देखिए कि लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या करने को लेकर विवाद या भ्रम की स्थिति ना हो, उत्पन्न ना हो। एक तो बात ये हो गई। फिर लोकतांत्रिक परंपराएं, इसका मतलब ये है कि इसका आशय उनसे है कि जिन पर लगभग सर्वदलीय मतलब सभी पार्टी के सभी दलों की सहमति बन जाती हैं। जैसे उन्हें बोलते हैं लोकतांत्रिक परंपराएं। जैसे अपन कहते हैं कि नहीं भाई ये हमारे समाज में परंपरा है, कुछ हमारे यहाँ परंपराएं हैं, तो वो कुछ परंपराएं चलती आती है, उनको अपन को फॉलो करना चाहिए, करते भी है हमारे समाज में खूब सारे लोग। वो आप अपने घर में भी देख सकते हो, मम्मी पापा सबका कल्चर जो होता है अलग अलग जगह थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं, चाहे वो शादी ब्याह के टाइम हो, चाहे किसी के डेथ पे या फिर किसी कोई फंक्शन पे, हर जगह मतलब अलग अलग कुछ परंपराएं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। वैसे ही लोकतंत्र में भी कुछ परंपराएं हैं जिनको हर कोई पार्टी उसको फॉलो करती है, हर कोई पार्टी उसको सही मानती है, और वो होना भी चाहिए। उसे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस या फिर लोकतांत्रिक परंपराएं कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट 11वां देखो, मैं फिर बता दूं, अगर थ्योरी में एक एक लाइन याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर 16 पॉइंट भी याद कर लिए ना तो मार्क्स मिल जाएंगे लगभग, इसलिए। लेकिन इतना इजी है, एक ही 2 लाइन तो याद कर ही सकते हो, ठीक है। 11वां पॉइंट है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। ये तो है ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल रखती है। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई काम जनता की हित में नहीं करे वो दोनों, तो उनके ऊपर ये कंट्रोल रखती है, वो मैंने पहले ही पढ़ लिया। तो वो मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने पर वह अत्याचारी बनने से रोकती है, और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून अगर कोई हो उनको अवैध घोषित कर देती है, ठीक है। यानी कि जुडिशरी कैन स्टॉप द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वायलेटिंग द लॉज एंड बिकमिंग ऑप्रेसिव एंड कैन ऑल्सो डिक्लेयर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, वहां से लेके यहाँ तक कंप्लीट होगी, लॉज इनवैलिड फॉर्म्ड बाय लेजिस्लेटिव ब्रांच। अगर कोई व्यवस्थापिका ढंग से लॉ नहीं बना रही, उसको क्या कर देगी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने में अपनी भागीदारी निभाती है, ठीक है। अगला है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कर्मचारी तंत्र जो है यानी जो स्टाफ है, काम करने वाले जो लोग हैं, ऑफिसर मान लो, ऑफिसर्स, वो कैसे होने चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए और थोड़े फेयर होने चाहिए, इन द सेंस कि वो निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी एक की सुन ली किसी नहीं सुनी, है ना। यानी कर्मचारी तंत्र जो भी है वो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होने चाहिए, अपितु आम जनता के लिए सेवाभावी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अफसर कोई है, भाई काम देखो, नेता की तो सरकार होती है, गवर्नमेंट, वो तो ऊपर बैठता है, लेकिन काम करने वाले तो सारे ऑफिसर ही हैं। सरकार चाहे कोई से की भी, किसी की भी हो, ऑफिसर कभी चेंज नहीं होते, अधिकारी कभी चेंज नहीं हो, अधिकारी तो वही रहेंगे, ठीक है। चाहे वो जेडीए के अंदर हो, चाहे वो रेवेन्यू में हो, चाहे वो मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अधिकारी तो वही रहने, सरकार चाहे किसी की बनो। तो उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए, और हर किसी जो आदमी या लोग आते हैं उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको बात ही नहीं करी और की जाओ जो, ऐसा नहीं, मतलब सेवा भाव होना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी एफिशिएंट इनफ, काम में तो होने चाहिए एफिशिएंट, नॉट ओनली इन देयर वर्क बट ऑल्सो इन द सर्विस ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की सेवा भी करते रहना चाहिए, ऐसा उनका व्यवहार होना चाहिए। फिर अगला है स्वास्थ्य व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार, या स्वस्थ आधार का मतलब ये है कि वो कभी कोई, जैसे कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी होती है जो जाति धर्म या उनको ज़्यादा फॉलो करती है, जाति धर्म या
कोई कास्ट, वो नहीं होना चाहिए, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं होनी चाहिए, पार्टी पूरे देश के लिए होनी चाहिए, यानी कि स्वस्थ आधार पर होना चाहिए। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई या सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज बेस्ड, अच्छा टॉपिक, हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। मतलब यह है कि द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज बेस्ड ऑन हेल्दी ग्राउंड्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रीजन, लैंग्वेज और कम्युनिटी। ये तो इजी समझते होंगे आप, नहीं होनी चाहिए। योग्य तथा निष्ठावान राजनेता होना चाहिए। लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो उसकी सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा यानी जागरूक रहने वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत ज़रूरी है। द एलिजिबल एंड इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस हु कीप लॉयल्टी इन डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को एमपी यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर चुन लेते हैं, तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में जाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो एक्टर वगैरह होते हैं बेसिकली उनको बना तो दिया जाता है, लेकिन वो राज्यसभा लोकसभा में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो वैसे लोगों को डेमोक्रेसी में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनका कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है ना, वैसे लोगों को डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका योग्य, बुद्धिमान के साथ साथ में निष्ठा वाले होने चाहिए, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर उनका लॉयल्टी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, ये बात भी है कि लोकतंत्र में ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो एक और कृषि उद्योगों को संतुलित विकास में सहायक हो, दूसरी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो होती है उसकी भी वृद्धि करती हो, तथा समाज का जो श्रमिक और कमजोर वर्ग है उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। ऐसी पॉलिसी लेके अगर आए तब तो ठीक है, ऐसे प्लान लेके आए तब ये डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होगा, वो उसके लिए ज़रूरी है। नेशनल प्लान्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि नेशनल प्लान्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट विच हेल्प इन द स्टडी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ठीक है, कृषि के साथ में उद्योग भी। सच प्लान्स इंक्रीज द नेशनल इनकम, इसके साथ में नेशनल इनकम को इंक्रीज करते रहना चाहिए, एंड आर हेल्पफुल इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड फॉर वीकर सेक्शन। जो गरीब तबक्का वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज करो, थोड़ा ऊपर उठाओ, तब लोकतंत्र एक अच्छा है, ठीक है। और लास्ट है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, नेशनल कंसिस्टेंस ऑफ बेसिक इश्यूज, ठीक है। यानी कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा सार्वजनिक दलों की सहमति, ये जरूरी है। देखो जो ये मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी वाले लोग होते हैं, उन दोनों की सहमति करके कोई काम करना चाहिए। यानी कि द consensus on basic issues amongst political parties, minority and majority classes is very essential for success of democracy। उनकी भागीदारी, उनकी यस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ओवरऑल 16 पॉइंट है और ये अपना 5 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीकली टेस्ट प्लान आपको मैं हमेशा प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस वीकली टेस्ट प्लान को फॉलो करो। 100% टेस्ट प्लान को फॉलो करे बिना परसेंटेज नहीं बनेंगे। टेस्ट रेगुलर देते रहो, ठीक है। डेली टेस्ट देना है, जब भी एक दिन छोड़ के दिन टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, उसको डेली फॉलो करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस ये हैं कि पहले उनको तैयार करके बिना चीटिंग करे, बिना देखिए, आपको ऑनेस्टली लिखना है। जितने मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कम आते हैं तो खुद ही फिर से रीटेस्ट दे लो उसी टेस्ट का, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट में दूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर एग्जाम नजदीक आएंगे तो फिर अपन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अभी अपन पूरे कोर्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। ओके।